स्टूडेंट आरवीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सब मैट्रिक एग्जाम में आने वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न मैथ से संबंधित है और इस मैथ के सब्जेक्ट में जो पहला लेसन है हमारा वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या से कुछ हम महत्वपूर्ण संख्या मतलब क्वेश्चन को लेंगे जो हर साल एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन जो रिपीट करते रहते हैं और क्वेश्चन वही रहता है, डिजिट चेंज हो जाता है लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त और भी अन्य लोग जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं वो इसको पढ़ें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बिना समय गवाए हम इस वीडियो को चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में जान लें कि इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में दे रहा है। और इस क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √5, तो √5 सिद्ध करना है, √3 सिद्ध करना है, √7 सिद्ध करना है। इसके अलावा सिद्ध करें कि √2 √3 एक अपरिमेय संख्या है या 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं जो हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलते हैं। क्या कह रहे, सिद्ध करें कि मतलब कुछ भी इसमें से ले सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि है सिद्ध करना तो अपरिमेय है, तो ये विरोधाभास के आधार पर हम इसको सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हमको ये सिद्ध करना होगा कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे कि मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या कर दिया कि √5 p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इतना चीज हम अगर इसको क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करें, √7 हो, √3 हो, तो इतना दूर तक हम सब में लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि √5 = p/q। तो सबसे पहले हम क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर करते हैं। तो √5 का स्क्वायर होगा तो ये 5 हो गया। अब p² q², तो यहाँ डबल है, एक q को इसके तरफ भेज दिए तो 5q, यहाँ p²/q। बस इतना ही, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन इसको सिंपल में इस प्रकार से हम सब इसको बना सकते हैं। तो अब यहाँ करने के बाद इक्वेशन 1 मानने के बाद इसको लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना वो लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। क्या है कि समीकरण 1 से हम पाते हैं कि मतलब 5q जो है एक पूर्णांक संख्या है। क्यों देख सकते हैं, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही आएगा। और जबकि p²/q एक भिन्न संख्या है, यह हम देख रहे हैं p²/q एक भिन्न संख्या है। हम सभी जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या बराबर नहीं होता है। पूर्णांक संख्या पूरा अंक और भिन्न संख्या जो होता है वो विभाजित मतलब बटे के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2 मतलब किसी को बटा हुआ भाग होता है। तो कभी भी पूरा और बटा हुआ दोनों बराबर नहीं हो सकता, अर्थात पूर्णांक और भिन्न ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको और बेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं विरोधाभास के कारण, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण, ठीक है, विरोधाभास के कारण हमारी मान्यता गलत थी, ठीक है। इस उल्टा हुआ, हम माने थे इसको परिमेय लेकिन यहाँ आ रहा है गलत आ रहा है, तो इसका मतलब हम गलत माने तभी तो वो गलत आ रहा है। अगर इसको हम सही मानते तो हमारा सही आता। इसीलिए हम जो इसको माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आता है बदल बदल के आएगा, जैसे कि ये √5 के जगह पे √5, √7, √3 इस प्रकार से बहुत सारे अंक आ सकते हैं। तो उसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। और इसके अलावा एक और तरीका है इसका, जो हम इसके बाद अगले क्वेश्चन में इसको हम देखते हैं। उसमें हम देखेंगे कि जैसे 3 √2 हो या 3 + √2 हो, इस प्रकार के संख्या को भी आता है सिद्ध करने की, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अगले वीडियो में हम इसको देखते हैं, ये दोनों को, कि किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार का ये भी एक प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी बहुत तरह से प्रश्न आते हैं, डिजिट सिर्फ चेंज हो जाता है। ये जो लिखा हुआ है 2 √3, इसको 3 √5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब दो संख्या आगे वाला हम देख सकते हैं, ये पूर्णांक रहेगा, ये रूट में रहेगा।
और कहा जाएगा इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इस प्रश्न में फिर से हम मान लिए कि √2√3 एक परिमेय संख्या है, जहां 2√3 इक्वल टू p/q। अब p/q के बारे में क्या है कि p/q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है और दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर हम इसमें 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसको इस तरफ भेज दिए तो नीचे आ गया p/2q हो गया, तो √3 इक्वल टू p/2q हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इस चीज में नोटिस कर रहे हैं इसमें कि p और q क्या था, एक पूर्णांक था, और p/2q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु ये √3 जो बच गया, ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इस जगह में यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इस चीज को हम यहाँ चाहेंगे तो इस पोर्शन पे इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये तो अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अतः हमारी मान्यता गलत थी। क्या गलत थी कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं कि हमें ज्यादा याद नहीं करना पड़ता, सिंपल टाइप का एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन का सॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे सारा का सारा सॉल्व होगा और आसानी से नंबर उठाया जा सकता है। तो इसी टाइप में एक और क्वेश्चन को हम सब देख लेते हैं। अब हम एक और इसी टाइप से प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि 2 + √3, इसके स्थान पर 2 - √3 भी हो सकता है या डिजिट चेंज भी हो सकता है। तो इसमें भी हम उसी प्रकार से बनाए, कुछ खास चेंज करेंगे नहीं। इसमें भी मान लेते हैं 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, मतलब 2 + √3 इक्वल टू p/q, और ये p और q जो है एक पूर्णांक संख्या है और दोनों का कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उपनिष्ठ का मतलब हो गया कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं जो कि एक टेबल से दोनों कट सके। तो अब जब हम क्या करते हैं, यहाँ 2 जो था इधर प्लस में था, उस तरफ भेजते तो ये माइनस में हो गया, तो इस जगह क्या आ गया, p/q -2 और इधर आ गया √3। तो हम क्या देख रहे हैं कि p और q एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए p/q -2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन √3 क्या है, √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, जो कि क्या है, संभव ही नहीं है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अतः हमारी मान्यता गलत थी कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, 2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सिंपल में दे कि √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, या फिर मल्टीप्लाई के रूप में दे 2√2, 2√3, 3√5 की एक अपरिमेय संख्या, इसको सॉल्व करें। या तीसरा तरीका ये है कि इस प्रकार दे देगा 2 + √3 या 2 - √3, 2 + √5, कुछ भी दे सकता है इस टाइप का। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हमेशा से ही आते हैं एग्जाम में। तो आप सब इस तीनों प्रश्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि तीनों में से एक तो निश्चित रूप से दे दिया जाता है, तो किसी भी प्रकार का आप आसानी से बना सकें। तो अब चलते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 570 1425 का महत्तम समावर्तक निकालने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। इस दोनों की जगह कोई अदर नंबर्स दे दिया जाएगा, इसको कहा जाएगा इसका महत्तम समावर्तक निकालने। तो इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो बनाते हैं इस प्रश्न को के लिए हम चेक करेंगे इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, 1425 बड़ा है और 570 छोटा। तो हम क्या करेंगे, भाज्य के स्थान पर ये 1425 को रखेंगे और भाजक के स्थान पर ये 570 को रखेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथ्म से क्या करेंगे, इस सबसे बड़े को याद, चूंकि हम सब जान रहे हैं, इसके बारे में हम पहले बता देते हैं। a = bq + r, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। इसी के आधार पर हम इसको तैयार करते हैं। मतलब कि हम भाज्य लिए हैं 1425 और यहाँ भाजक को लिए हैं 570, और जब इसको हम क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार में ये जब चूंकि भाग देकर के बनाते हैं इसको, 570 है, 1425 है, हम 2 बार में खिलाएंगे तो 1140 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5, 8 और यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो उसी प्रकार से हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बनाने का रूल ये है कि इसका जो यहाँ पे भाजक होगा वो नेक्स्ट टाइम भाज्य के स्थान पर आएगा, और ये जो शेषफल होता है वो यहाँ पे भाजक के स्थान पर आ जाता है। ठीक है, अब हमको ये 2 चीज आ जाएगा, तो हम फिर से यहाँ 285 को 570 है ना, 570 को 285 से भाग देंगे, 2 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। ये 2 बार में पूरा पूरी कट गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब हम समझेंगे कि इसका महत्तम समावर्तक वो संख्या होगा जिससे ये 570 पूरा पूरी कट जाएगा। मतलब जब 0 आ जाएगा तो ये भाज्य जो कहलाएगा वही, भाजक जो कहलाएगा यही इसका महत्तम समावर्तक निकल जाएगा। तो हमको क्या करना है कि बारी बारी से सॉल्व करना है, मतलब कि ये पहला बड़ा संख्या को छोटा संख्या से डिवाइड करना है, और भागफल शेषफल यही फॉर्मूला पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के आधार पर लिखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। सेकंड लाइन में क्या होगा, इसका जो भाजक आ जाएगा नेक्स्ट का भाज्य बन जाएगा, और इसका जो शेषफल आएगा वो अगले का भाजक बन जाएगा, और फिर से इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे। अगर और शेषफल बचता है तो फिर से उसको आगे यही क्रिया बढ़ाते चलेंगे। लेकिन जब 0 आ जाएगा, जब पूरा पूरी कट जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो भाजक होगा वही महत्तम समावर्तक होगा। तो इस प्रकार से इस दोनों के स्थान पे कोई भी दूसरा भी डिजिट रहेगा तो हम आराम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम अगले वीडियो को अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ अगर रैकरिंग के रूप में रहेगा, पॉइंट के बाद लगातार, मतलब 2.47 या 1.34 या 2.65 कुछ भी, इस अगर रैकरिंग दे देता है, पॉइंट के बाद 2 अंक हो, 3 अंक हो, या 1.2 रहे, 3.6 रहे, इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न हो, बस याद रखना क्या है कि हमको पॉइंट के बाद ये रैकरिंग जो रिपीटेड नंबर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, 2.474747, तो ये रिपीटेड होते जाता है। तो हम रैकरिंग तक को जानेंगे। इसमें इस प्रकार के प्रश्न में हम 2 प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे। एक क्वेश्चन में क्या होगा जो कि पॉइंट के बाद, मतलब दशमलव के बाद से रैकरिंग चालू है, और दूसरे में क्या होगा कि जैसे कि 2.343 लिखें और 3.7 लिखें और यहाँ पे रैकरिंग दी है, मतलब एक अंक को छोड़ करके। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि PYQ के रूप में लिखें। तो हम दोनों को बारी बारी से बनाएंगे। तो सबसे पहला तो हम ये जो सिंपल में है, दशमलव के बाद जो रिपीटेड नंबर आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले समझ जाते हैं कि ये 47 को क्या लिखते हैं, 2.47 पे रैकरिंग है, इसका मतलब हो जाता है 2.474747 डॉट डॉट डॉट, ये अनलिमिटेड तक चलते जाता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि x इक्वल टू 2.474747, मतलब ये अनलिमिटेड रिपीटेड हो रहा है, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम, अब यहाँ सवाल आता है यहाँ 100 से क्यों गुना किए, तो एक चीज हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि रिपीटेड कितना नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहा है। अगर इसी के स्थान पे 2.3 रहता, 3 रैकरिंग होता, जैसे कि यहाँ 3 ऐसे लिखा था, तो हम सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि दशमलव के बाद जितने अंक रिपीटेड होता है उतना 0 से, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो मतलब 2 0 100, 1 पर 2 0 100। अगर यहाँ एक ही अंक रिपीटेड होता तो 1 पर 1 0, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए क्या किए हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इधर 100 में, x में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और यहाँ जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2 अंक पीछे पॉइंट चला जाएगा, तो क्या हो गया 247। अब 0.474747 ये रिपीटेड नंबर आते चला जाएगा, क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड है तो बार बार 47 आ रहा है, तो यहाँ भी 47 लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में से, है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे,
यहाँ 100x में से इस x को घटा देते हैं, यहाँ लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे जो इतना सारा नंबर है इसमें से इसको घटा देना है, तो वो भी हम यहाँ लिख दिए हैं। तो अब देखते हैं 100 में से x गया, क्या हो गया 99, और यहाँ इतने सारे में से पॉइंट के बाद 4747 पॉइंट के बाद 477, ये पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। यहाँ 247 में से 2 गया 245। अब यहाँ x है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 99x है तो 99 इधर चला गया। इसको कट करके भी जैसे हम क्या देखते हैं कि 6 5 11 ये कट रहा है, ठीक है, सॉरी ये किसी से नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो इसका आंसर यही हो जाएगा, अगर कट रहा है तो इसको हम काट भी देंगे। और इसका एक और तरीका है, अगर ये दिया गया सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय में तो हम ऐसे बना देंगे, लेकिन यदि इसमें दिया जाए कि ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो हम इतना मेहनत नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 2.47 है तो इसको बनाने का क्या सिंपल सा तरीका होगा, यहाँ पे रेकरिंग भी था, इसी को सॉल्व करना है, हमको इस रूप में लाना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, जितना अंक लिखा हुआ है पॉइंट को छोड़ के 247 लिख देंगे और यहाँ माइनस करेंगे। किसमें माइनस करना है, तो जिस पे रिपीटेड नहीं है, किस पे रिपीटेड नहीं है, 2 पे, ये 47 में रिपीटेड है ना, 2 पे रिपीटेड नहीं है तो यहाँ 2 दे देंगे। अब बाय, अब याद ये रखना होगा कि नीचे में क्या लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक ही लिखाएगा, जितना अंक उतना अंक नीचे ही लिखाएगा। लेकिन रैकरिंग कितना पे है, रैकरिंग भी दोनों पे है, तो जितना पे रैकरिंग उतना 9। अगर इसके स्थान पर रैकरिंग नहीं रहता, 2.47 सिर्फ रहता तो हम संख्या की जगह पे 0 लिखते हैं, लेकिन जब रैकरिंग रहता है तो रैकरिंग के लिए 99 ही लिखा जाता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि 245/99, देखिए ये आंसर सिंपल में आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में जब आएगा तो इतना बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी टाइप का एक और प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार के अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि पिछले बार क्वेश्चन में क्या था, 2.47 मतलब ये रिपीटेड था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आगे में रिपीटेड नहीं है, उसके बाद वाले संख्या रिपीटेड है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि x इक्वल टू 0.1666, क्योंकि 6 पर सिर्फ रैकरिंग है, 6 ही रिपीटेड है, बाकी कोई 1 रिपीटेड नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, इसको नॉर्मल जैसे लिखते हैं लिख लेंगे। अब हम ये चेक करेंगे रैकरिंग कहाँ है, तो रैकरिंग तो 1 के बाद है ना, तो हम रैकरिंग तक पहुंचेंगे। जैसे कि यहाँ 1 अंक के बाद ही था तो हम 10 से यहाँ गुना किए। अगर ये रहता कि 1.245 अगर मान लेते ऐसे रहता, तो हम सबसे पहले रैकरिंग के नजदीक पहुंचने के लिए हम पहला मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही अंक को आना है, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई किए हैं ताकि रिपीटेड तक पहुंच जाए। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा कि रैकरिंग शुरू से चालू ना हो, तो याद रखिए कि पहला स्टेप में हम सब रैकरिंग तक पहुंचेंगे। तो रैकरिंग तक पहुंचने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आगे जाना है, और यहाँ में 2 डिजिट। अगर ऐसा प्रश्न रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है, इसलिए हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो 10x हो गया, इसको मल्टीप्लाई एक अंक इधर आ जाएगा तो 1.66 आ गया। तो अब हम क्या किए, इतना करने के बाद जैसे पिछला प्रश्न में किए थे डायरेक्ट रिपीटेड नंबर कितना है, इसमें एक ही संख्या रिपीटेड है, तो हम यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं। अब रिपीटेड का है, सिर्फ एक ही संख्या ना रिपीट हो रहा है बार बार, तो फिर से 10 से हम गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से हम जब फिर से गुना किए तो यहाँ 100x आ गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंक और इधर चला जाएगा, मतलब 16.6666 इस प्रकार से आ गया। तो हम एक इससे आगे बढ़ने से पहले इतना के बारे में एक चीज और बता दें कि जैसे अगर यहाँ 2 पॉइंट इसी को हम लेते हैं 2.245 और 3 रहता, ऐसे रहता, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नजदीक आने के लिए 100 से गुना करते हैं ताकि इसके नजदीक आ जाए। तो 224.53 हो जाता, और ये 5353 रिपीटेड आता, तो उसके बाद हम फिर से 100 से गुना करते हैं क्योंकि 2 संख्या रिपीटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ही संख्या आगे भी था और एक ही संख्या रिपीटेड है, इसीलिए दोनों में हम क्या किए हैं कि 10-10 से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर यहाँ पे एक ही संख्या रहता 1.2 और यहाँ पे 2 संख्या रिपीटेड होता, तो पहले हम 10 से गुना करके यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद फिर 100 से गुना करके इसको आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ में एक ही था तो पहले 10 से करके इस तक पहुंचे और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक आगे बढ़े। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से 2 को घटाते हैं। इस दोनों ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम ऊपर वाले में रैकरिंग तक पहुंचने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा जिसमें पॉइंट के बाद डायरेक्ट रैकरिंग ना रहे, जैसे इसमें पॉइंट के बाद रैकरिंग नहीं है ना। पिछला क्वेश्चन में पॉइंट के बाद रैकरिंग था तो सिंपल में बन गया था, लेकिन इसमें रैकरिंग नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले रैकरिंग तक पहुंचेंगे। रैकरिंग तक पहुंच गए थे यहाँ पे, अब जितना रिपीटेड है, एक ही अंक रिपीटेड है, तो एक 10 से गुना कर दिए,
तो सॉल्व करने के बाद इतना आया। तो समीकरण 3 में जब 2 को घटाएंगे तो 100 में से 10 घटे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16.666 में से 1.666 घट जाएगा। तो अब देखते हैं 100 में से जब यहाँ पे 10 घट गया तो 90 बच गया, 90x, और यहाँ पे 16.666 है, यहाँ 1.666 है, तो पॉइंट के बाद 1.5 तो खत्म हो जाएंगे, तो 16 में से 1 गया तो 15, और x इक्वल टू 90 इधर है तो नीचे भाग में आ गया, तो यहाँ 1/6 पता अच्छा के 90, तो 1/6 हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, ये आंसर। और इसको हम शॉर्ट में भी बता देते हैं जैसे कि पिछला क्वेश्चन को बताए थे। तो इसमें भी तरीका वही है, कुछ खास अंतर नहीं है, अंतर है ही नहीं मान के चलिए। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था पहले कि जितना है पूरा लिख देने के, तो हम 0 तो आगे लिखते नहीं, तो 16 है ना, तो 16 लिख देंगे। तो कितना रैंकिंग नहीं है, तो 6 को छोड़ दिया तो 1 ही है ना, तो 1 इसमें से घटेगा। और नीचे बोलते पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 अंक, तो नीचे में भी 2 ही लिखाएगा। लेकिन रैंकिंग कितना पे है, 1 पे रैंकिंग है, 1 पे नहीं है, तो रैंकिंग क्या वो 1 पे है, इसलिए 1 9, और रैंकिंग जिसमें नहीं है उसके लिए 0। तो याद रखेंगे पहले रैंकिंग के लिए लिखा जाता है। अगर यहाँ 2 अंक रैंकिंग रहता है तो 2 को 9 देते हैं, एक रैंकिंग था तो 1 ही यहाँ पे 9 दिए हैं, एक में क्या है कोई भी रैंकिंग नहीं है तो इसके लिए 0 दिया जाता है। घटा देंगे तो 15/90, देख लीजिए कट के ये 1/6, यही प्रश्न प्राप्त हो गया है, सॉरी यही आंसर प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, जो कि आप आसानी से इसको समझ करके आप अदर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो या इसी टाइप में और भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना है तो इस कमेंट में आप लिख दें, इसको हम सॉल्व करके आपको जरूर बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे हम इसको सॉल्व करके भेज दें, आपको कुछ प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ उसमें कॉमेंट कर दें, ठीक है, तो हम उसको जरूर संपर्क कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। अगला टाइप जो है इसमें लघुत्तम महत्तम का यूज किया गया है। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि 2 संख्याओं का महत्तम यहाँ 23 है और लघुत्तम है 1449, ठीक है, 1449। तो ये दोनों का लघुत्तम महत्तम दे दिया गया। 2 संख्याएं थे जिनमें से एक दोनों का महत्तम दे दिया गया, लघुत्तम दे दिया गया है, और यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, लगभग आप पलट के देखिए हर साल या 1 साल के बाद या हर साल लगभग दे दिया जाता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला बता देना चाहते हैं कि लघुत्तम महत्तम का जो एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये जो होता है वो होता है दोनों संख्याओं का लघुत्तम गुना महत्तम, ठीक है, HCF इंटू LCM। तो मतलब दोनों संख्या, अगर मान लो कि A और B ये 2 संख्या है, दोनों का गुणनफल अगर हम करते हैं तो दोनों का अगर C लघुत्तम है और D महत्तम है तो इस दोनों के बराबर, गुणनफल के बराबर होगा। मतलब दोनों का गुणनफल इस दोनों के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि निकालना है दूसरी संख्या, तो हम दूसरी संख्या मान ले B है तो B यहीं छोड़ देते हैं, तो C इंटू D/A हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि दूसरी संख्या बराबर, या LCM मतलब लघुत्तम LCM इंटू HCF महत्तम समावर्तक और बटा पहली संख्या। तो इस प्रकार से हम इससे ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। इससे हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर बोल देता कि इसमें कि लघुत्तम एक गायब रहता तो लिखते दोनों संख्या गुणनफल बटे महत्तम, या अगर यहाँ HCF निकालना होता तो लिखते दोनों संख्या गुणनफल बटे LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक। इस प्रकार से हम इससे 3 फॉर्मूला बनेगा और तीनों 4 फॉर्मूला से हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ दे दिया गया क्या क्या दिया है। हम जब भी सॉल्व करते हैं तो सारा इंफॉर्मेशन हम सब एक बार लिख देते हैं। तो दिया है क्या क्या दिया है, वो दिया है महत्तम समावर्तक 23 दे दिया गया है, और लघुत्तम समावर्तक जो दे दिया गया है 1449 दे दिया गया है, ठीक है, और एक संख्या भी दे दिया गया है। एक संख्या कितना दे दिया गया है, 161। तो अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं कि चूंकि निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे चूंकि दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे LCM इंटू HCF बाय यहाँ पे पहली संख्या। तो LCM कितना था यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम LCM लिखे, आप HCF भी पहले दीजिए LCM बाद दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों रहना चाहिए। तो यहाँ 14
अब 49 हो गया यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 23, अब बाय यहाँ 161। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको काटते हैं तो 7 से ये कट जाता है ना, 7 21 2 7 14 15 16। अब इसको भी काटते हैं तो ये कट रहा है 7 दूनी 14, 0 7 7 49, मतलब 207। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 207, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सब ने देखा कि 4 प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। वास्तविक संख्या से और भी कुछ प्रश्न है जो पार्ट 2 में, ये वीडियो पार्ट 1 था और इसी का पार्ट 2 वीडियो भी बनने जा रहा है जो कि अगले दिन में पोस्ट किया जाएगा। तो ये 2 वीडियो से आपका वास्तविक संख्या का सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगर ये 2 वीडियो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें, तो इस 2 लेसन से एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस वास्तविक संख्या का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।